Hello everyone, this is Ritu Poda, Head of Mutual Fund Research and Product. Welcome to Nimble podcast. I have Mr. Manish Gunwani here. He is Head of Equities at Bandhan Asset Management. Manish, tariff is all over the place and just wanted to understand your take on it and how it is going to impact India as a country. Right. See, there's no doubt that it is a very big thing. Does it pose a risk to the global economy? Yes. So we have to think in terms of probability, not certainty, because ऐसा कोई एक आउटकम नहीं है, इसके आउटकम मल्टीपल हो सकते हैं. तो सिंपली पुट मेरे ख्याल में टैरिफ्स का लॉजिक 3 पार्ट में देखा जा सकता है कि यूएस करना क्या चाह रहा है. So one is that they want to reduce their trade deficit with China. That is very important to them because they see China as their big rival. Second is they are trying to manage their own debt, which is very high. तो आप देखेंगे कि यूएस का जो गवर्नमेंट डेट है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू हाईएस्ट है. So they want to get interest rates down, they want to reduce fiscal deficit क्योंकि वो government expenditure also they want to cut. And third is US को inequality बहुत बढ़ गया है, so they want manufacturing to come back to US. Unfortunately ये तीनों एक साथ अचीव करना बहुत मुश्किल है. तो मुझे लगता है कि अभी ये लोग थोड़ा टैरिफ पे जो नॉइस क्रिएट करे हैं उससे इकोनॉमी स्लो डाउन होने का चांस बहुत बढ़ गया है. मेरे ख्याल से उनका एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि डॉलर इतना गिर जाएगा और यूएस बॉन्ड इतने ऊपर हो जाएंगे. तो मेरे ख्याल से अभी डर लगता है टैरिफ से, बट अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाइज सोचूं तो देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट दीज टैरिफ्स विल बी डाइल्यूटेड मोस्टली फॉर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम चाइना. आई थिंक चाइना सीम्स टू बी देयर फोकस, क्योंकि उनको क्या लगता है कि जो चाइना का ट्रेड सरप्लस है वो दैट इज बीइंग डिप्लॉयड इन मिलिट्री एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स which they want to control. ओके, तो आपने जैसे बोला चाइना जो है वो मेन फोकस रहेगा, वो चाइना पे फोकस कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट करेगा? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक बहुत बड़ा चांस है इंडिया के लिए. शॉर्ट टर्म में नहीं प्ले करेंगे बिकॉज शॉर्ट टर्म में अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन है तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बूम करना मुश्किल है. बट अगर हम 3-5 साल 10 साल का व्यू देखें, ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग में प्रेजेंस बढ़ाने का, क्योंकि चाइना इतना बड़ा है. टेक्सटाइल्स ले लीजिए, कंज्यूमर गुड्स ले लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लीजिए, ऑटो पार्ट्स ले लीजिए, जो भी बड़े सेगमेंट्स हैं, यूएस के काफ़ी सेगमेंट्स में चाइना का मार्केट शेयर 60-70-90% है. तो अगर ये 10-20% भी इंडिया को शिफ्ट हो सकता है तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा जंप होगा मैन्युफैक्चरिंग. ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग आप बोल रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द प्लेस इंडिया कैन गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. सो लास्ट फ्यू डेज से हमने मार्केट में एक रिकवरी देखा है. अब आपको क्या लगता है, टैरिफ जो चल रहा है, ट्रम्प टैरिफ, लोग उससे यूज टू हो चुके हैं और जो भी दे वर थिंकिंग अबाउट कि इसका जो भी इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है और अभी वॉलेटिलिटी बाकी है मार्केट में? नहीं, डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये साल वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी और टू बी ऑनेस्ट मुझे नियर टर्म बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ से प्रोबेबिलिटी वाइज दिखता नहीं है, क्योंकि ये टैरिफ हो या ग्लोबल ग्रोथ हो, यूरोप का सिचुएशन हो, मेरे ख्याल से पॉजिटिव न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ आता रहता रहेगा. बट ये है कि अब आप इंडिया का मैक्रो देखेंगे लास्ट 3 महीने में तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. 3-4 बड़ी चीज़ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल प्राइसेस डाउन, तो वो आपको इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट में हेल्प कर रहा है. आरबीआई का स्टांस बहुत बिनाइन और डविश हो गया है, जैसे हम बोलते हैं कि दे वांट टू स्टिमुलेट ग्रोथ नाउ. तो वन ऑफ द बिग चैलेंजेस फॉर इंडियन इकोनॉमी वाज इन 2024 द आरबीआई वाज ट्राइंग टू क्लैम्प डाउन ऑन लेंडिंग. ये साल हम देख रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू एनकरेज ग्रोथ. तो वैसे रेट कट हो या लिक्विडिटी हो या जैसे LCR LDR पे आज न्यूज़ आया है,
तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आपका जो सेंट्रल बैंक है वो ग्रोथ को कंट्रोल करने से अभी शिफ्ट हो गया है ग्रोथ को प्रमोट करने। तीसरी चीज़ ये है कि डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी वीक हो गया। मतलब जब भी डॉलर गिरता है तो इंडिया को फॉरेन फ्लोज आना शुरू होते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि एफआई फ्लोज भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं। तो लास्ट 3 महीने में मल्टीपल पॉजिटिव्स भी हुए हैं। ऑफ कोर्स टैरिफ से जो ग्लोबल इकोनॉमी का थ्रेट है वो इग्नोर नहीं कर सकते हम, बट अपार्ट फ्रॉम टैरिफ आई थिंक मल्टीपल पॉजिटिव थिंग्स हैव हैपेंड। तो आपने बोला आरबीआई का जिस तरह का स्टांस रहा है इवन पॉलिसी में भी, but that was mostly ignored by the markets जो last policy आया। upcoming market में definitely growth is one of the factor, but और कौन से factors हैं जो market को boost कर सकते हैं from here on? देखिए मेरे ख्याल से करेंसी एक बड़ी चीज़ है। तो क्या हुआ था लास्ट ईयर की जब डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, इंडिया ने रुपये को डिफेंड करने के लिए काफ़ी रिजर्व में कटौती हुई थी। बट आई थिंक नाउ द करेंसी इज़ वेरी वेल प्लेस्ड बिकॉज एक तो क्रूड इज़ डाउन, ऑयल इज़ डाउन, तो दैट हेल्प्स। आप देखेंगे धीरे धीरे अपने जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्चुअली गुड्स ट्रेड डेफिसिट से ज़्यादा हो रहे हैं, धीरे धीरे ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है करेंसी में कि अपना जो करंट अकाउंट बोलते हैं, जो टोटल इंपोर्ट्स वर्सेस टोटल एक्सपोर्ट्स, वो जो डेफिसिट में होता था वो धीरे धीरे बैलेंस हो गया है। तो ये करेंसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से आप रिलेटिव बेसिस पे देखेंगे कि जो ग्लोबल कैपिटल डिप्लॉय करना चाह रहा है अभी उसके पास चॉइसेस क्या है, कि जो 2 बिग सुपर पावर्स हैं दोनों में बड़े प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज दोनों में थोड़ा फ्रिक्शन है। और जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं वो या तो बहुत कमोडिटी टाइप होते हैं जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, या जो यूएस इकोनॉमी से बहुत लिंक्ड है, कोरिया, ताइवान में से। तो आई थिंक इंडिया एक ऐसा बड़ा डोमेस्टिक स्टोरी ड्रिवन मार्केट है जो ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा लिंकेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ये जो पॉजिटिव व्यू इंडिया का है करेंसी से है, और ये फैक्ट है कि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी से थोड़ा इंसुलेट। अभी डोमेस्टिक मार्केट्स की अगर बात करते हैं एंड देन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, बिकॉज आई थिंक 6-7 महीने पहले एवरीवन वाज सो मच गंगो अबाउट द मिड एंड स्मॉल कैप। Now I think from there I think mid and small cap corrected a lot, but still I think it's in a overvalued zone. What's your thought on that? नहीं, शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस हैं, स्पेशली मिड कैप स्पेस में जहाँ नंबर ऑफ स्टॉक्स भी लिमिटेड है। बट हमारा तो ये व्यू है कि स्ट्रक्चरली स्मॉल कैप इज़ द बेस्ट स्पेस टू बी अगर आपके पास पेशेंस है 3-4-5 साल का, क्योंकि वहाँ चॉइस बहुत है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर वैल्यूएशन नहीं है, बट समझो आपके पास 500-600 स्टॉक्स हैं तो 300-400 ओवर वैल्यूड हो सकते हैं, बट ऐसे 100-150 स्टॉक्स अगर हमें मिल जाए जो अच्छी ग्रोथ हो या अच्छे वैल्यूएशन पे हो, तो वो हमें लगता है कि वो सिचुएशन है कि काफ़ी स्मॉल कैप्स अगर हम पेशेंटली 3-4-5 साल के व्यू से देखेंगे तो उनका जो अर्निंग ग्रोथ है, उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल्स का, वो कॉम्बिनेशन से लार्ज कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि नेक्स्ट 6-12 मंथ कैन बी थोड़ा वोलेटाइल, स्पेशली गिवन दिस ग्लोबल इकोनॉमी कितना स्लो डाउन करता है। अगर यूएस में बहुत शार्प रिसेशन आता है तो डेफिनेटली मार्केट में डाउन साइड है। तो नेक्स्ट 6-12 मंथ थोड़ा ट्रिकी है स्मॉल कैप्स के लिए, बट ग्रोथ काफ़ी सिलेक्टिव नीशेस में ही है ग्रोथ आजकल का। बहुत ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ मुश्किल है, तो वो ग्रोथ को टैप करने के लिए स्मॉल कैप फंड में रहना ज़रूरी है। सो स्मॉल कैप लाइक वेरी सिलेक्टिव स्मॉल कैप्स वन कैन गो। इस करेक्शन के बाद कौन सा सेक्टर और थीम यू आर पॉजिटिव ऑन, एंड जहाँ पर लोग बेट ले सकते हैं, ब्रॉडर और द सिलेक्टेड सेक्टर्स?
देखिए, दो ब्रॉड थीम्स हैं जो हमको अच्छे लगते हैं। एक तो ये है कि जो इंडिया के हाउस होल्ड का बैलेंस शीट है, स्पेशली जो टॉप 10-15% हाउस होल्ड है, जिनके पास काफ़ी गोल्ड है, काफ़ी रियल एस्टेट, इक्विटीज, फिक्स डिपॉजिट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। बिकॉज जनरली इंडिया हैज़ बीन अ सेविंग कंट्री फॉर मैनी डिकेड्स. In fact, in 1 year, I think the value of gold has appreciated $500 billion. तो उनका जो कंजम्पशन है, जो हम बोलते हैं कि अर्बन एफ्लुएंट कंजम्पशन जो है, वो लगता है, हमें लगता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा फॉर नेक्स्ट 3-5 years एटलीस्ट. तो जैसे सेक्टर्स लाइक ब्रांडेड अपैरल, एविएशन, होटल्स, MNC फार्मा, जहाँ जो एफ्लुएंट बन रहा है, जहाँ वो पैसे खर्चते हैं, ये सेक्टर्स हमको लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए. सेकेंड, ये जो ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज भी चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं. तो जैसे फार्मा हो, इंजीनियरिंग हो, ऑटो एंसिलरीज है, स्पेशलिटी केम है. तो हमारा रिसर्च यही देख रहा है कि कौन से सेक्टर में ये शिफ्ट हो सकता है. तो आई एम क्वाइट श्योर काफ़ी स्मॉल कंपनीज, ये जो टेलविंड मिला है रिलेटिव टू चाइना, वो टैप करके नेक्स्ट 3-5 years अगेन वी विल सी सम कंपनीज emerge as very large companies in manufacturing. IT is one of the sector which is most talked about because of the US directly, correlation with the US. उसका आप मतलब what's your view on that? देखिए, वैल्यूएशन करेक्ट हुए हैं बिकॉज स्टॉक्स हैव फॉलन, बट वी आर स्टिल कॉशियस ऑन द सेक्टर बिकॉज डेफिनेटली ये जो ग्लोबल chaos चल रहा है, उसका एपिसेंटर तो यूएस ही है. तो अगर स्लो डाउन सबसे ज़्यादा अक्यूट होगा, देखिए यूरोप, चाइना, जापान, इवन इंडिया, 2023-24 was relatively soft in terms of economic growth for most of the world. तो अभी एक्सपेक्टेशन कुछ खास नहीं है यूरोप, चाइना जैसे रीजन में, बट यूएस हैज डन वेल फॉर लास्ट 10 years एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज ऑल्सो देयर. तो आप देखेंगे कि यूएस इकोनॉमी रफली 25-30% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है, बट मार्केट कैप वाइज दे आर 70%. तो अगर यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, तो हमें लगता है कि वैल्यूएशंस ऐसे स्टेज पे नहीं पहुंचे कि अगर यूएस में रिसेशन होगा तो आईटी स्टॉक्स इतने चीप है कि गिरेंगे नहीं. हमको लगता है कि अभी भी थोड़ा वैल्यूएशन हाई है गिवन रिस्क ऑफ स्लो डाउन इन यूएस. सो बंधन के फंड्स जो हमने देखे हैं लास्ट 2 years में सडनली पिक्ड अप एंड अक्रॉस बोर्ड वी हैव सीन गुड परफॉर्मेंस. कोई स्ट्रैटेजी चेंज हुआ है और इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ये लक तो होता है इन्वेस्टमेंट में. डेफिनेटली वन शुड बी हम्बल इनफ टू से कि लक है. और देखिए 2 साल इज नॉट वेरी बिग टाइम फ्रेम इन इक्विटी, सो वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू 2 year परफॉर्मेंस. बट यस, हमारा जो जर्नी रहा है लास्ट 2 years का, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है. तो हमारा फिलॉसफी ये है कि रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में रिसर्च पे बहुत इन्वेस्ट करें. तो हमारा जो कवरेज है, रिसर्च कवरेज है, वो काफ़ी बड़ा है. रफली 700 स्टॉक्स की कवरेज है. हमने एनालिस्ट टीम में काफ़ी इन्वेस्ट किया है. वी हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट टुडे. वी कवर लॉट ऑफ स्टॉक्स. होपफुली डेप्थ ऑफ रिसर्च हैज आल्सो इम्प्रूव्ड. एंड सेकेंड थिंग वी आर फोकस्ड ऑन इज रिस्क मैनेजमेंट. देखिए क्या होता है ना कि काफ़ी फंड्स टॉप डाउन कॉल लेते हैं कि या तो स्टाइल को कहा कि वैल्यू या ग्रोथ या कोई सेक्टर या कोई बड़ा थीम, और उसमें बहुत कंसंट्रेशन हो जाता है. तो ऐसे जो फंड है, हमने देखा है कि वो 2-3 साल अच्छा करते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है. क्योंकि आप टॉप डाउन कॉल ले रहे हैं तो आप बेसिकली मैक्रो फोरकास्टिंग कर रहे हो. मैक्रो फोरकास्टिंग बहुत मुश्किल होता है. अब 5 साल के बाद फेड 0 पे रहेगा या 5 पे रहेगा, किसको पता. तो हमने रिस्क मैनेजमेंट में काफ़ी फोकस किया है कि हमको जो आउट परफॉर्मेंस क्रिएट करना है वो ज़्यादा बॉटम अप है
यहाँ की जो स्टाइल या सेक्टर बेट से आ रहा है, तो आप जब ग्रैन्युलर अल्फा जो कंसिस्टेंट है वो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो होपफुली ये जो कॉम्बिनेशन है रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट, दैट hopefully will help us extend this streak we've been having for last 2 years. Definitely, consistency is the key. यहाँ पर last question is retail investors. ऐसा एक कौन सा आपको लगता है कि एक ट्रैप है जहाँ पर वो मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं, और एक ऐसा कौन सा ट्रेंड है which you would like to appreciate? So one good thing is जब मैं इंडस्ट्री में बाय साइड पे आया था 2010 में, तो काफ़ी लोग 6 मंथ और 1 ईयर परफॉर्मेंस पे फंड मैनेजर को क्वेश्चंस पूछते थे. अभी थोड़ी मैच्योरिटी बेटर है कि दे लुक एट लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, एंड आई थिंक एसेट एलोकेशन में भी थोड़ा डिसिप्लिन बेटर हो गया है. इफ यू सी फंड्स लाइक बैलेंस एडवांटेज फंड आल्सो हैव हेल्प्ड पीपल स्टे ऑन इन इक्विटीज विद अ मोर डिसिप्लिन्ड अप्रोच. वेयर आई थिंक थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि वी आर अफेक्टेड बाय न्यूज़ टू मच. तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ना एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ से भी कोरिलेटेड नहीं है, बट हम लोग बात जो करते हैं कि जैसे करना चाहिए, ऑब्वियसली थिंग लाइक टैरिफ एंड आरबीआई एंड ऑल मेक अ डिफरेंस, बट ultimately if you step back and say next 5-10 years what can you assume for macro, it is a very narrow range ना, कि हम बोलेंगे कि इंडिया में भी 5 से 7.5% पे ग्रो कर सकता है. तो उसमें हर दिन क्या सोचना है कि पॉलिटिक्स क्या है, कॉर्पोरेट अर्निंग क्या है, सो ये टैरिफ आरबीआई ये बहुत डिस्कशन मेरे ख्याल से वो इट शुड नॉट अफेक्ट एसेट एलोकेशन. Sometimes out of sentiment people may discuss all these things and change asset allocation. देखिए जितना आप लॉन्ग टर्म डेटा देखेंगे वो डेटा सिंपल होता जाता है. When you start focusing next 3-6 months, that is when a lot of noise is there. Social media is one of the things that people are reading. Yes, so earlier I think people were not aware about so much what's happening across globe. But now every news they are on their tip. So definitely you correctly mentioned that asset allocation is very important and everyone should follow their asset allocation despite what's happening across globe. If you are convinced with the India's growth story, then stick to that and invest. So thank you, Manish. Thank you for giving us insights on the across globe what's happening and India. Thanks so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.